नमस्कार साथियों, खोज खबर की टीम आपको लेकर पहुंची है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कुंगड़ गांव में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आपको मिलवाने जा रहा हूं कुंगड़ से यूक्रेन गए एक छात्र से। आइए जानते हैं क्या उनके साथ हुआ, कैसे वो वापस आए, किन किन परेशानियों का उनका सामना करना पड़ा। खोज खबर से मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्या आपका नाम है? सर मेरा नाम दीपक गोयत है, मेरा गांव कुंगड़, जिला भिवानी और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं 2016 में फर्स्ट ईयर में MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था और अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। तो अभी जो अटैक के कारण हमें वापस आना पड़ा। मेरा जो कोर्स है वो जुलाई में कंप्लीट हो जाता, तो हम अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही वापस आते हैं। कितनी फीस रही MBBS की? जैसे कि हिंदुस्तान में बताते हैं कि लगभग 2 करोड़ रुपए MBBS की फीस है, तो वहां पर इतनी फीस है कि आपको यहाँ से वहां जाना अच्छा लगा या आपको ऑप्शन मिला? सर एक तो सबसे पहली बात कि एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए बच्चे वहाँ जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है। और एक सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ जो फीस है, जो डोनेशन है, वो लगभग 70-80 लाख से 1 करोड़ तक है। और वहाँ पे जो टोटल MBBS है उसका खर्चा हमें जिस टाइम से बताया गया था कि उसको 20-25 के बीच में बताया, लेकिन जो लगेगा अभी वो 30-32 के बीच में हमारा लगभग काम हो जाएगा। क्या एक्सपीरियंस है आपका? जो वॉर जोन है वहां पर क्या बता रहे हैं, क्या माहौल है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है जितना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं कि इतना बुरा एक्सपीरियंस है, इतना बुरा भी नहीं, इतना कुछ भी नहीं। जो मेरा सिटी था उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ। वो सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो उनकी मिलिट्री स्टेशन है या फिर जो कोई गवर्नमेंटल कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी और शायद हॉस्पिटल के ऊपर तो अभी तक उन्होंने अटैक भी नहीं किया। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि काफी बच्चे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि हमारी हेल्प नहीं हो रही या ऐसा कुछ, तो ऐसी किसी प्रॉब्लम का आपने फेस किया है? सर हमने प्रॉब्लम फेस इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा जो एरिया था वो सेफर जोन था। लेकिन जैसे की और खार्किव यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो एम्बेसी से कनेक्ट होने के जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हैं। कई बार ये होता है कि 5 से बार में एक फोन उठता है, क्योंकि उनके पास भी उतने बंदे नहीं कि वो एकदम से वो रेडी भी नहीं थी सिचुएशन के लिए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वॉर हो जाएगा। वो सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। 5 से बार कॉन्टेक्ट करके हम एक बार एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से एम्बेसी में जो बंदे हैं या ये कह लें कि टीम के सिचुएशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं? सर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अच्छे नहीं, लेकिन एकदम से वो प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए। उनको प्रिपेयर रहना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में बातें चल रही थी कि यूक्रेन पे अटैक रशिया कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। अमेरिका ने भी और जो ब्रिटिश जो मीडिया उसने बता दिया था पहले कि शायद वो 16 फेब को अटैक करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये भी सच्चाई, कोई भी देश बता के अटैक नहीं करता, कोई भी कंट्री के ऊपर बता के अटैक नहीं करता। लेकिन एक अनुमान था कि ये ओलंपिक के बाद जो विंटर ओलंपिक चल रहे थे उसके बाद अटैक करेगा। वही हुआ सर, 24 को अटैक हुआ हमारे ओडिशा में। आपके जो आप बता रहे हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी थी या मेडिकल कोई इंस्टीट्यूट था, उसमें कितने छात्र थे आप? सर उसमें इंडिया के लगभग 700 से 800 स्टूडेंट। कितने वापस आ चुके हैं आपके हिसाब से? सर मेरी सिटी में से लगभग 95% बच्चे वापस आ चुके हैं। 95% आपके हिसाब से आपकी सिटी से वापस आ चुके हैं? वो सर बॉर्डर छोड़ चुके हैं सब, वो सेफर साइड पे हैं। हमारी सिटी में ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत है खार्किव की में सर। आपने जब आप यूक्रेन को छोड़ रहे तो आपने कितने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स को क्रॉस किया और किन किन परेशानियों का आपने सामना किया? सर सबसे पहले तो हमने ओडिशा से हमारी बस बुक की, जो लगभग इंडियन रुपीज में 7 to 8 लाख में। हम लगभग 40 बच्चे थे, तो पर हेड यही कोई 18-20 हजार हमारे जो खर्चा पड़ा था। तो उस बस में हमें 950 किलोमीटर का हमें सफर करना पड़ा। वो सफर लगभग ये थी, रास्ते में भी जैम से वार लेक सिचुएशन है और वॉर भी है कई जगह, तो ये लगाइए हमें 2-3 जगह जाम में भी फंसना पड़ा। तो वो लगभग 950 किलोमीटर का, क्यों वहाँ सड़कें अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा, वहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं आई। तो हमें 18 से 20 घंटे में वो कर लिया। और तो यूक्रेन की आर्मी जहाँ वो इंडियन फ्लैग को देख रहे थे और इंडियन स्टूडेंट्स लिखा हुआ देख रहे थे, वहाँ पे स्पोर्ट कर रहे थे। चेक पोस्ट पे ज्यादा देर बच्चों को रोक नहीं थे। बस एक बार डॉक्यूमेंट, जो कोऑर्डिनेटर था बस का, वो एक बार डॉक्यूमेंट दिखाया था अपना और बोला था कि पीछे इंडियन बच्चे हैं सारे। तो वो हमें यूक्रेन की आर्मी ने रस्ते में काफी सपोर्ट किया। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी बात है कि इंडियन फ्लैग को देखने के बाद में यूक्रेनियन व रशियन आर्मी जो है कोऑपरेट कर रही थी इंडियन छात्रों के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खाना और पानी, काफ़ी जगह बता रहे हैं कि खाना और पानी की परेशानी थी, क्या महंगा हुआ और किसी गुरुद्वारे संस्था ने या किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी इसमें हेल्प की? सर जिस दिन अटैक हुआ 24 फरवरी जी, उस दिन यूक्रेन में मेरे खुद की सिटी में इतना बड़ा अटैक नहीं था, बल्कि वो वहाँ पे ATM काम करना बंद कर चुके हैं। और जो हमें 2800 ग्रेविना में जो $100 मिलते थे, वो लगभग 4,500 ग्रेविना में मिलते थे। ATM काम नहीं कर रहे थे।
और सबसे बड़ी बात जो अभी खालसाइड ने वहाँ जो रोमानिया और यूक्रेन का बॉर्डर है, स्लोवाकिया और जो यूक्रेन का बॉर्डर है, रोमानिया और जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है, वहाँ पे अभी उन्होंने लंगर लगाने शुरू किए हैं। इन्होंने जहाँ वॉर लाइक सिचुएशन लाइक खार्किव में, कीव में, इन सिटीज में भी इन्होंने अपना लंगर लगाए, वो यूक्रेनियन को भी खिला रहे हैं और इंडियंस को तो खिला रहे हैं। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कोई खौफनाक मंजर देखा जिससे आपका दिल बैठ गया हो, या ऐसा कुछ लगा हो कि अब शायद मुश्किल पहुंच पाएंगे घर पे? सर रास्ते में तो ऐसा कोई खौफनाक मंजर हमें दिखा नहीं, बकायदा उसके बॉर्डर क्रॉसिंग के, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग पे कम से कम 3-4 हजार बच्चे थे उस टाइम पे, और वो यूक्रेनियन थे, उनको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे थे, इंटरनेशनल्स को कम दे रहे थे। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ से कोर्स करने गए थे या लॉकडाउन के बाद जब आप यहाँ से बता रहे हैं कि आप इंडिया से यूक्रेन गए थे, तो आपकी फ्लाइट की टिकट के क्या चार्जेस थे और वापस आने के समय आपकी कितने चार्जेस थे? वह किस फ्लाइट के तहत आप आए वह? सर मैं जब 4th ईयर में वापस आया तो लॉकडाउन में आया था, तो 4th ईयर में जब आया तो लॉकडाउन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट टूर ने फ्लाइट अरेंज की थी, उस टाइम हुई थी 45,000 की, वो आपको छोड़ दीजिए, वो तो खुद एक कंपनी वो फ्लाइट अरेंज कर रही है, वो तो ज्यादा लेंगे। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में वहां से आया तो मेरी फ्लाइट लगभग 24 या 5,000 की हुई थी। ओके, तो जब आप भारत आए हैं तो अब आप किसकी फ्लाइट में आए? सर अभी मैं आया हूँ इंडियन एयरफोर्स का, और सर लॉट्स ऑफ थैंक टू इंडियन एयरफोर्स जो वो हमें वहां से लेके आए। ओके, तो क्या आपसे चार्ज किया गया? नहीं सर, इसके लिए हमें से कोई चार्ज नहीं किया गया। आपकी फ्लाइट में कोई भारत सरकार का मंत्री या भारत सरकार का कोई नुमाइंदा? सर भारत सरकार के मंत्री जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, नाम तो मैं शायद उनका नहीं जानता, वो आए थे बाद में, अपना उन्होंने एक स्पीच टाइप में दिया था, उसके बाद वो चली गई। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के तिरंगे की वैल्यू को आप क्या देखते हैं? वॉर जोन से आप निकल कर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भारत के तिरंगे के? सर तिरंगे के लिए तो सर हमेशा ही हमारे दिलों में सम्मान, और तिरंगे की एक वैल्यू है, आज से नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे तिरंगे की वैल्यू है। और जहाँ पे भी तिरंगा हमने दिखाया, हमें अब भी बच्चे जो हैं वहाँ बिल्डिंग्स पे तिरंगा लगा के उन्होंने रखा है, तो उनको रशियन मिलिट्री या यूक्रेनियन मिलिट्री दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सर सुनने में आ रही है कि यूक्रेनियन मिलिट्री ने एज ए ढाल इंडियंस बच्चों को कईयों को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने उनको किडनैप कर रखा है ताकि रशिया उन पर अटैक ना करे। ये सर अगर इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर, और कुछ 15-20 बच्चे वो लापता भी हैं, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहे। तो दीपक कुमार जी की भारत सरकार से अपील है कि कुछ बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाकर भी यूक्रेनियन आर्मी ने रखा हुआ है, वह कुछ बच्चे लापता है, तो उनको खोजने का काम अगर भारत सरकार करती है तो इसके लिए हम भी आपका आभार व्यक्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हरियाणा के कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं या प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, उनका नाम भी आपकी सहायता में आ रहा है, क्या उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए? सर वो नीरज गोयल, गांव बेगमपुर, उन्होंने स्लोवाकिया बॉर्डर और पोलैंड बॉर्डर पे जो इंडियंस को बॉर्डर क्रॉसिंग में बोलता है कि वहाँ पे पोलैंड बॉर्डर पे काफी दिक्कत आ रही थी, वो इंडियंस को नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जब से उनसे हमने कांटेक्ट किया तो वहाँ से भी पोलैंड बॉर्डर से भी काफी बच्चे निकले। हरियाणा के बेटे नीरज गोयल जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और गांव बेगमपुर है, हाल फिलहाल वो शायद यमुनानगर के आसपास कहीं रह रहे हैं, उनका भी हम खोज खबर हरियाणा की तरफ से धन्यवाद करते हैं और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हिंदुस्तान का, दूसरे देश में रहते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वह मजबूरी में फंसे सभी भारतीयों को निकालने के लिए थोड़ा बहुत जैसा भी आपसे बन पड़ा आपने किया। सर आप हमें बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का माहौल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? सर वहाँ का माहौल, जिससे बॉर्डर से मैं आया इंडियन यूक्रेनियन रोमानियन बॉर्डर, वहाँ पे सर काफी ठंड पड़ रही है, -5 डिग्री टेम्परेचर है सर, स्नोफॉल हो रहा है। और सर वहाँ कोई शेल्टर प्रोवाइड उस टाइम तक तो था नहीं सर, जिस टाइम हम आए। लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि लड़के तो इधर उधर घूम फिर के भी टाइम पास कर सकते हैं। तो -5 डिग्री टेम्परेचर में रातें उन्होंने काटी हैं, 2 या 3 रातें, कई बच्चों ने 3-3 रातें वहाँ काटी हैं। तो सर एक इंडियन एम्बेसी से सर और इंडियन गवर्नमेंट से हम बोलना चाहते हैं कि कम से कम आप वहाँ, अगर अभी तक ना कराया, हमने पहले ही बोला था, अगर अभी तक ना कराया तो वहाँ शेल्टर प्रोवाइड जरूर करें। आपके ग्रुप के सभी साथी पहुंच गए हैं? हाँ जी सर, मेरे ग्रुप में लगभग 12 से 13 इंडियन है, सभी आ गए सर। तो क्या भारत सरकार के रूप से आप संतुष्ट हैं? सर भारत सरकार के रूप से संतुष्ट हैं भी और नहीं भी सर, क्योंकि इंडियन एम्बेसी उस टाइप से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई टाइम रहते बच्चों के साथ, और जिस टाइप से उसको करना चाहिए था। ओके, तो आपका कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए खोज खबर हरियाणा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। धन्यवाद।